हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है साइंस ट्रेन पर। मैं हूं डॉक्टर आलम और 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग लेके हाजिर हैं। पढ़ेंगे इस सफ़र पे, इस ट्रेन पे। नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 12th के सिलेबस पे अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग सारे चैप्टर्स में कहानी चल रही होती है चार्ज की। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज। वो चार्ज जो खुली आंख से दिखाई नहीं देता है, बस महसूस होता है। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग सारे चैप्टर कवर करता है अगर आप ऑप्टिक्स को छोड़ दे तो। ठीक, आपके मन में आ रहा होगा कि बात मैग्नेट की शुरू किए हैं और शुरुआत कर दिए चार्ज से। धीरे धीरे फील होगा कि कैसे चार्ज करंट, चार्ज के वजह, फ्लो के वजह से करंट है, और जहां भी करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है। ठीक, चाहे वो आप बैटरी वाला करंट लाए तब, या जितनी चीज़ें बनी हुई है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, और एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो चक्कर लगा रहा है मतलब चल रहा है, तो करंट है। और इन सब का अरेंजमेंट अगर उस तरह से हो गया तो जो जितने बॉडीज बने हुए आप मटेरियल्स देख रहे हैं उनके पास खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे कड़ियों को हम लोग जोड़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ेंगे हम लोग कैसे। जरा इसकी बात हो जाए कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड। पहले पार्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा तब उस फील्ड में दूसरे चार्ज को अगर हम लाएंगे तो उस पर फोर्स देखेंगे, फिर उस चार्ज का मोशन देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे। एनसीईआरटी में पहले वो वाला पार्ट दे देता है कि पहले ही चार्ज को लाता है फील्ड में, नहीं वो अच्छा नहीं है, पहले फील्ड कहाँ से आया इसकी चर्चा होगी। यहीं पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो अपना प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल फील्ड लाइंस कैसे कैसे होंगे, मैग्नेट के पोल से उनको कैसे डिफाइन करेंगे, इन सब चीजें डिटेल में आएगा अगले चैप्टर में जब आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ रहे होंगे तो। ठीक, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आप कह दे तब, या सिर्फ मैग्नेटिज्म कह दे तब, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी हम लोग देखेंगे फील्ड कहाँ से आया, फील्ड के अंदर चार्ज का बिहेवियर कैसा है। क्लियर है? ठीक, लेकिन तब भी फील्ड को कम से कम डिफाइन तो करेंगे हम लोग शुरू में थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो बात कर रहे थे चार्ज के कहानी का। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, कभी भी बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक, चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, और मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा होगा। ठीक, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी दे रहा होगा, मतलब एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी बात हो जाए। फील्ड की बात हो जाए तो फील्ड वो क्षेत्र है, कहीं का भी जनरल डेफिनेशन यही है, ग्रेविटेशनल हो चाहे जो भी हो, फील्ड वो क्षेत्र है जहां तक अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लाया जाए तब, या करंट कैरिंग वायर को लाया जाए तब, या मूविंग चार्ज को लाया जाए तब। आप जानते हैं करंट लाना मतलब मूविंग चार्ज लाना ही है, लेकिन अभी दोनों अलग अलग नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चार्ज अकेला भी चल सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा उसका फिजिक्स अलग कुछ बिहेवियर आने लगता है। और करंट है तो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है। तो अगर उस क्षेत्र में लाया जाएगा तो उस पर
फोर्स लगेगा। ठीक, द एरिया up to which magnetic force will be experienced by a magnetic पोल। आप कहें तब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पोल डिटेल में, जब परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, या करंट कैरिंग वायर कहे तब, या मूविंग चार्ज कहे तब, ये लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक, अगर पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में डिफाइन करें हम लोग, इफ पोल, ध्यान रखिएगा, अभी घबराएंगे नहीं सर आप मैग्नेट बताया नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की बात करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आया कहां से। तो फील्ड का जो अपना प्रॉपर्टी है थोड़ा सा यहां जानेंगे। इफ पोल स्ट्रेंथ इज छोटका m, ठीक, तो आप कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से दिखाते हैं, ठीक, ये फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ होगा। तो इसलिए जो फोर्स लगा पोल पे वो MB आया। कुछ याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो QE होगा क्या, फोर्स। तो सिमिलर वे में ही चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, सब जगह वही डिफाइन करने का तरीका होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा। इस प्रकार की बातें। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइंस फील्ड को दिखाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एक बार फिर से हम लोग उस समय एनमरेट करेंगे। अभी बस ये ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक फीचर है कि जहाँ जहाँ घना होगा फील्ड लाइंस वो मजबूत फील्ड लाइंस होगा, और अगर ये B1 है और ये B2 है और बोलेगा आपको कंपेयर कीजिए दोनों के स्ट्रेंथ में, तो डेफिनेटली B1 लार्जर देन B2। लाइन डेंसिटी जिसका ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म होने के लिए, किसी क्षेत्र में यूनिफॉर्म होने के लिए फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, सब एक बराबर दूरी पे होना चाहिए। मतलब इनका लाइन डेंसिटी सब जगह सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। टर्न मार दिया, डायरेक्शन चेंज, फील्ड चेंज। ठीक, तो ये हुआ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्शन बदल दे तब, या लाइंस को कम ज़्यादा दूरी पे कर दे तब, कहीं पे ज़्यादा दूर है कहीं पे कम दूर ऐसा कर दे तब, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब तक आपको बोला नहीं जाए आपको यूनिफॉर्म ही फील्ड लेना होता है किसी भी चैप्टर में। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग से बोला जाएगा आपको या दिखाया जाएगा लाइंस बना के। तो ये बातें थी बेसिक मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने इस चैप्टर की बातें आगे करना शुरू करें कि कैसे फील्ड आया। नेक्स्ट स्लाइड में है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हिस्ट्री में यह है कि बहुत पुराना इतिहास है लोगों को, लेकिन पता नहीं था कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। बस ये था कि कुछ पत्थर ऐसे थे जिनको लोड स्टोन कहा जाता था, वहाँ से जब कोई मेटल का जूता पहना हुआ
कोई आदमी गुजरता था तब, या आप जानते हैं कि जो गडेरिया होता है, वो लोग जो चरवाहे होते हैं, वो अपने डंडे में एक तरफ मेटल वाला लगा देते हैं कि ज़्यादा घिसे नहीं, तो वो मेटल चिपकने लगता था कभी कभी। ठीक, तो जो इतिहास मिलता है उसमें मैग्नेशिया रीजन वाला वो रिटेन मिलता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में और जगह नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कहीं नोटेड है कुछ बुक्स में वो है मैग्नेशिया रीजन, जो कि एंशिएंट ग्रीस का एक रीजन था। तो मैग्नेशिया क्षेत्र जो है वहां से ये नाम आता है मैग्नेट। मैग्नेट नेम कम्स फ्रॉम मैग्नेशिया, नेम फ्रॉम मैग्नेशिया, अ रीजन इन ग्रीस। ठीक है ना। और भी कुछ चीजों का नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया केमिस्ट्री में। ठीक, तो नेम जो है वो आया फ्रॉम मैग्नेशिया। एक तो ये बात है। हो क्या रहा था, तो जो मैग्नेटिक रॉक्स थे, और ये आयरन का एक इंपॉर्टेंट ओर है मैग्नेटाइट, यहां से निकलता था, निकाला गया बाद में। तो मैग्नेटिक रॉक जो थे ना, इसके 2 पॉइंट पे देखा गया, जब जब पैर चिपकने लगा या कुछ ऐसा, तो पत्थर को लाके जो मेटल्स के चिपकाए गए, तो बाद में पता चला कि 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ज्यादा चिपक रहा है। ठीक, इनको पोल्स नाम दिया गया। एक को बोल दिया गया नॉर्थ पोल और दूसरे को बोल दिया गया साउथ पोल। अब ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि जिस समय लगभग 600 BC में वो वाला मामला है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लिया कि अब ये पोल वो सब उसी समय हो गया। ये धीरे धीरे होते रहे। चलिए, और एक को साउथ पोल नाम दिया गया, साउथ पोल नाम दिया गया। आगे चल के आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ये सोर्स है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सब चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये डिस्कवर हुआ कि ये जो मैग्नेटिक रॉक था, अगर इनको हम लटका दे रहे थे हवा में, तो किसी खास डायरेक्शन में जाके ही रुक रहा था ये। ठीक, धरती के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और कहीं ना कहीं ये पोल नाम वहीं से आता है। तभी ये नाम धीरे धीरे यूज होने लगा होगा। तो अब इसका यूज, चूंकि पहले समुद्री यात्राएं ज़्यादा मतलब एक ही मेन साधन था। अगर लंबी दूरी पे तय करना है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी जाना है, तो समुद्री यात्राएं पहले वो डेवलप हुई, बाकी यात्राएं तो बाद में डेवलप हुई। ये इसको यूज करके सेलर्स सही डायरेक्शन का पता लगाने लगे। ठीक, पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, तो धरती के पास खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड है, हल्का है। तो उससे हमारा काम चलने लगा, और उस डिवाइस को बोला गया कंपास। कंपास का इनिशियल यूज सब 11th 12th सेंचुरी के आसपास से आता है। 15-16 शताब्दी तक ठीक ठाक यूज होने लगा कंपास, और कंपास डेवलप होने लगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि शुरू में जो था ना, पूरे अर्थ पे का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, उसका भी सही से नक्शा नहीं बन पाया था। जिस दिन अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का इनका नक्शा बन गया सही से, तो बहुत अच्छे से यूज होने लगा, और वो 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन उसके पहले से कंपास यूज हो रहा था। जो रिटेन हिस्ट्री मिलता है वो चाइना और यूरोप से मिलता है, और बीच में जो वेस्ट एशिया है वहाँ से ये खबर मिलती है। एनीवेज, कंपास का यूज होने लगा, ये सब हिस्ट्री चल रही थी। इस बीच अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्कवर हो चुका था, और कंपास का जम के यूज हो रहा था, और पता चला कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल था, ये मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा था, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ उल्टा। एनीवेज, अब जो था वो था, कई साइंटिस्ट जो थे ये सीधा वाला नक्शा भी बनाए थे,
उन्होंने नॉर्थ पोल नीचे की तरफ लिया था ज्योग्राफी में, तो वो दोनों मैच हो जाता, लेकिन किसी वजह से जो भी है ये वाला फेमस रहा कि ज्योग्राफी में नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे दिखाने का रिवाज बढ़ता गया। एनीवेज, अर्थ मैग्नेटिज्म की बातें फिर थोड़ी सी होंगी जब हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे। तो ये सब चलता रहा, किसी को ये खबर नहीं थी कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रिश्ता करंट से है। ये बिल्कुल नहीं पता था सैकड़ों हजारों साल तक। ठीक, इधर 200-300 साल पहले तक अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो चुका था, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सब की बातें हो रही थी, सब कैलकुलेशन था, सब कुछ था। ठीक, उस समय तक अभी ये नहीं पता था कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, ये सब नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन चार्ज, वोल्टेज, इन सब की बातें एकदम बढ़िया से थी और इसकी पढ़ाई होती थी। इलेक्ट्रिसिटी का अलग पढ़ाई, मैग्नेटिज्म का अलग पढ़ाई। 1819 में, जिसका कि पेपर पब्लिश हुआ 1820 में, ऑस्टेड साहब एक्सीडेंटली उन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा कि जब उसका फाइंडिंग उन्होंने छापा 1820 में, तो फिजिक्स हमेशा के लिए बदल गया। क्योंकि ये बिल्कुल ही शॉकिंग था कि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये बहुत बड़ी बात थी, आज आपके लिए हल्की बात है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इसलिए उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा उसकी चर्चा होगी। चलिए, वो ये कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि करंट को अगर इस बोर्ड पे ऐसे वायर दिखाएं तो ऐसे दिखाते हैं, आप एरो कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड के अंदर जा रहा है अगर, तब उसके लिए आप क्रॉस दिखाते हैं डायरेक्शन के लिए, और बोर्ड के बाहर जा रहा है तो ऐसे डॉट दिखा देते हैं। ये करंट के लिए ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन वाली चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बार बार यूज करेंगे हम लोग। ठीक, आइए, एनीवेज, उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जब कंपास को लाया गया तो वो एक खास ओरिएंटेशन में ही सज रहे थे। मतलब ला रहे थे इसके पास तो डिफ्लेक्शन हो रहा था और वो सज जा रहे थे, ठीक है ना। तो पता चला कि ये जो ऐसा वाला करंट अंदर जा रहा है, जब इनके चारों तरफ हम कंपास ला रहे हैं तो नॉर्थ कुछ इस प्रकार सज रहा है और साउथ सब में पीछे हो जा रहा है, सब में पीछे हो रहा है। ठीक, आइए यहां, और अगर करंट आउट ऑफ द बोर्ड हमने लिया इस सजावट में, तो पता चला कि सब में उल्टा हो जा रहे थे। ये था डिफ्लेक्शन, और ये चलता रहा कि हाँ भाई है। तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे ये डिस्कवरी हुआ तो अब ये धुन सवार हुई कि करंट अगर हमने आपको दे दिया कि इतना है, तो उसके पास इतने दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जाहिर सी बात है यही खोज चलने लगेगा, साइंस ऐसे ही आगे बढ़ा है। ठीक, और चीज़ों को ढूंढते गए हैं, निकालते गए हैं। ठीक, रिसेंटली क्या है ऐसा जो रिसेंट ईयर्स में हम सब लोग पगलाए हुए हैं कि उसका तो एक रिलेशन मिले, अभी नहीं मिल रहा है, जैसे ही मिलेगा नोबेल प्राइज फिक्स है। तो क्या है वो न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन सब के बीच जो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसका फॉर्मूला भी हम नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन बाकी लगभग सब जगह एक जो बेसिक फोर्सेस है उन सब का रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो क्या कहते हैं
ये तय की जाने लगी कि कैसे कैसे होगा, तो उसमें डायरेक्शन की बात होगी सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्शन निकालना, वो दिख रहा था कि कंपास कैसे कैसे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किए कि नॉर्थ पोल से वो बाहर की तरफ निकल रहा होता था, तो उस हिसाब से वो नॉर्थ पोल को धकियाएगा, और वहां से राइट हैंड थंब रूल का धीरे धीरे यूज प्रचलन बढ़ता गया, और राइट हैंड थंब रूल बहुत अच्छा है, आज भी हम लोग जम के यूज कर रहे हैं। आइए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला गया, तो पता चला कि ये इसके लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल एक रूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक रूल हमारे काम का चीज होगा। अरे स्क्रू रूल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, आगे देखेंगे। ये कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है। किस चीज का खेल है? क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें डायरेक्शन बार बार ए बी सी कर रहे होंगे सबका वेक्टर के तौर पे, बस वही है। आइए, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आपने करंट को इस तरह से पकड़ा, इमेजिन करना है, सचमुच में नहीं, सचमुच में पकड़िएगा तो इस पे लिखा होता है सटला था गीला बेटा। आइए, जैसे आप थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे तो ये जो कर्विंग 4 फिंगर्स है, इनका जो डायरेक्शन बनेगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, ये देखिए, मैं ये एक बार आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर ये करंट इधर है तो मैंने अंगूठा ऐसे किया और इसको पकड़ा, तो देखिए वायर के आगे ये उंगली ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। वायर के इधर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही होगा, दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आपकी तरफ, तो वायर के इधर। तो इस प्रकार से राइट हैंड थंब रूल बहुत इजीली आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो इस वायर को अगर हम क्या करना है, तो थंब को टुवर्ड्स करंट कर देना है, तो कर्विंग 4 फिंगर्स, ध्यान रखिएगा ये राइट हैंड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड से करेंगे उल्टा हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको। 4 फिंगर्स क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कई बार हम सिर्फ बी फील्ड लिख के निकल जाएंगे, तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। एक तरफ से अंदर जा रहा था तो दूसरी तरफ से बाहर आ रहा होगा। आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही बनाना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे कई हो सकते हैं, उंगली कभी पास कभी दूर, जैसा आप इमेजिन कर लीजिए। हाँ, दूर होते जाएगा तो फील्ड कमजोर होता जाएगा, वो अभी देखेंगे, अगला ही टॉपिक वो है। तो पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ये सब के कोएक्सियल है, कंसेंट्रिक है, ठीक है ना, सबका सेंटर एक है, कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर वायर के सीधे दोनों तरफ आप फील्ड अगर इस बोर्ड पे अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं, तो ये जरा देखिए, तो ये देखिए, इस तरफ फील्ड अंदर और इस तरफ बाहर आ रहा है, देख लीजिए। और इनको इस प्रकार से हम लोग बी फील्ड दिखाएंगे। तो कर्विंग 4 फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बता रहा था आपको। कुछ और भी जो मेथड्स हो सकते हैं सबकी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम लोग रिलेशन पे आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो रहा है वो सब देखेंगे, तब बात करेंगे उसकी। आइए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल है, वो जो रॉक था, जो पत्थर था, उसका पोल है, ठीक। तो उस समय तो ठीक है, पता नहीं था ना कि एटम्स मॉलिक्यूल सब क्या है, तो आपने कह दिया पोल है, ठीक है। बाद में पता चला कि ये सब करंट से रिश्ता है। तो अब करंट कैरिंग वायर हम आपको दिए हैं, तो
तो उसमें पोल किधर ढूंढेंगे आप? ठीक, तो यहां पर आता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, और याद रखिएगा वहां पोल के अंदर भी करंट एलिमेंट ही है, वो पता नहीं था तो हमने पोल कहा है। सब जगह करंट एलिमेंट ही है, मतलब करंट ही है जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट जब भी मिलेगा तो कहीं पे फ्लो हो रहा होगा, तो फ्लो होने में किसी खास जगह को हम पकड़ेंगे, बोलेंगे यहां से यहां तक का करंट देख रहे हैं तो यहां से इसके वजह से फील्ड बताइए। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कोई कह रहा है करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सही है, अगर कोई कहता है करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सही है, क्योंकि रियलिटी में हमें मिलेगा क्या, तो कहीं पे करंट चाह रहा होगा तो करंट एलिमेंट। तो ये अभी भी थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं कि पहले बता तो दीजिए कि वो होता क्या है, कितना है, तब दिखाई देगा ज़्यादा कि वो क्या है। तो आइए यहाँ पे, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है, तो हम छोटा सा लेंथ काटेंगे, अगर जिसको कि कैलकुलस की भाषा में आप डीएल कहते हैं, तो करंट एलिमेंट is defined as I dot dl। आइडियल करंट एलिमेंट है, ये बहुत खास बात है, ध्यान रखेंगे आप, करंट एलिमेंट। तो एक्चुअल में जब हम एक्सप्रेशन निकालने चले कि कितना होगा फील्ड करंट के वजह से, तो हमें किसी न किसी वायर का कुछ न कुछ लेंथ लेना था, तो हमने छोटा से छोटा लिया और उस लेंथ के वजह से फील्ड देखा, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। जरा यूनिट्स की बात अभी कर ले, तो इसका यूनिट देखिए तो एम्पियर मीटर होगा। ध्यान दीजिए, ये एम्पियर मीटर यूनिट पे मैं इसलिए अभी जोर दे रहा हूं क्योंकि यही पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि वहां पे भी करंट एलिमेंट ही सोर्स होगा, तो एम्पियर मीटर। क्लियर? थोड़ा सा यहां पे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा हम लोग कर ले। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर ले, तो टेस्ला एसआई यूनिट है। टेस्ला एसआई यूनिट है। गॉस सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट है, ठीक। गॉस छोटा यूनिट है बहुत, 1 टेस्ला जो है इसमें 10⁴ गॉस आता है, ठीक। तो करंट एलिमेंट, अगला जो इंपॉर्टेंट बात है करंट एलिमेंट के बारे में, वो है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर करंट का डायरेक्शन है, वही सिंपल। तो ध्यान रखेंगे, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन तो बहुत सिंपल बात है, जिधर करंट का डायरेक्शन है वही वाला। करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। ओके, चलिए, तो आ गए वो दोनों साहब जिन्होंने फाइनली रिलेशन निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। पढ़ते हैं इसको, हम लोग तो पढ़ेंगे बायोट सेवायट ही, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बियो सवाय होता है। अब बियो सवाय देख रहे हैं ना, बिल्कुल ही अलग है, चलेगा आप लोग बायोट सेवायट बोल दीजिए। तो यूरोपियन और उसमें भी जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, उधर के प्रोनाउंसिएशन वगैरह में इशू रहता है। अब हम लोग कई बार अपने भाषा में बोल के निकल जाते हैं। चलिए, तो बायोट सेवायट लॉ, इन्होंने कहा कि द बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट
इज गिवन बाय। तो ये देखिए, अगर कोई वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, एक छोटा सा पार्ट हमने डीएल काटा, तो ऐसा बहुत सारा छोटे छोटे डीएल कट सकते हैं। तो आर दूरी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से डीबी होगा, और यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह जो होगा वो सब छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ के आएगा। तो ड्यू टू अ करंट एलिमेंट डीबी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये रहा बायोट-सेवर्ट आपके सामने, बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक, यहां पे एक जो अब ध्यान देने वाली चीज है जो नीट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है करंट एलिमेंट और क्या कहते हैं रेडियस वेक्टर का या डिस्टेंस वेक्टर का। तो जो दूरी है आर, उसका डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है, तो आप अगर सर्किल होता तो बोलते हैं सेंटर से दूर, यहां बोलेंगे वायर से दूर। आर का डायरेक्शन वायर से दूर होगा। ये वाले लाइन पे हमें एरो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो तो सिंपली हम दिखा रहे हैं यहां से यहां। ठीक, तो आर का डायरेक्शन वायर से दूर। तो ये जो आईडीएल है ये और ये आर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किधर हो जाएगा। सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, करंट उधर तो बी फील्ड अंदर, तो यहाँ पे जो बी फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर, हमारे गिवन में करंट पलट देंगे तो फिर वो भी पलट जाएगा। आइए यहाँ पे एक तो पहला ये कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में भी आप पढ़े रहते हैं। दूसरा जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के? नहीं, नहीं, क्योंकि जब इसका आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो एक आर से ये एक कटेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा नेचर का जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये मत समझ लेंगे आप कि ये तो क्यूब लॉ हो गया, ये क्यूब लॉ नहीं है, स्क्वायर लॉ ही है, क्योंकि वो तो नेचर का रूल है। और आपके लिए ये ज्यादा काम का चीज है क्योंकि बार बार मैग्नीट्यूड का काम पड़ रहा होता है। तो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, और इसको कह देंगे हम लोग स्केलर फॉर्म। और इसको वेक्टर फॉर्म कह देंगे। ठीक, फिर मैथमेटिक्स वाले लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए, ये इनवर्स स्क्वायर ही दिखे तो ऊपर में पूरा आर ना लिख के यूनिट आर ले ले, तब यूनिट वेक्टर ले ले तब आर का। तो आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होके जो रहेगा वही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे जब यूनिट वेक्टर कर देंगे तो नीचे आर स्क्वायर खुद ही आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में भी। तो इसलिए अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म जो है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, यूनिट वेक्टर ध्यान देखिए यहाँ पे, तब नीचे में आर स्क्वायर ही देंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म भी हो गया और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हमें दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब बातें जो अभी कहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ में ये आपको दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात यही है। ठीक, अब थोड़ी सी बात हम लोग करें कि ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट वो क्या है। नाम है उसका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी
of free space, the constant mu naught is called permeability of free space। ठीक, अब आप कहेंगे तो परमिएबिलिटी क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद कीजिए, वहां परमिटिविटी आया था। परमिटिविटी, तो परमिटिविटी तय कर रहा था कि किसी क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, कम गुजरेगा कि नॉर्म गुजरेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकते हैं, नहीं गुजरेगा। ठीक, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाता था, तो सबका परमिटिविटी अलग अलग था। तो उसी प्रकार से मटेरियल्स का अपना ये प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो कितना अलाउ करेगा, क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी is the property of मटेरियल। अगर मटेरियल है तो मटेरियल, अब मटेरियल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो फ्री स्पेस है। तो परमेबिलिटी फ्री स्पेस का हो सकता है, जो कि म्यू नॉट है। हम लोग म्यू नॉट फ्री स्पेस का देख के पूरा फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं मैग्नेटिज्म का। आज जब मटेरियल लाएगा, जो कि अगले चैप्टर में है, तो लाएगा तो बोलेंगे कि ठीक है मटेरियल में फ्री स्पेस इतना नहीं होगा, परमेबिलिटी कुछ और होगा, तो वहाँ का कुछ और कर देंगे। लेकिन परमेबिलिटी क्या है? तो परमेबिलिटी ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फ्री स्पेस विच डिसाइड्स द amount of magnetic field inside। उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, ये तय करेगा। ये है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट को जल्दी से थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसका होगा, तो किसी दो वेक्टर का ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा फाइनली उसके पास खुद एक डायरेक्शन होगा, और वो किधर होगा? तो जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लेंगे, आप देख रहे हैं ना, वेक्टर को कैसे भी आप करेंगे ये दोनों एक प्लेन में आ जाएगा। तो ये जिस प्लेन में भी लेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर या इधर। वो राइट हैंड थंब रूल से आप डिसाइड करेंगे किधर होगा, लेकिन वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी बात ये कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का, यहां पे एक करंट एलिमेंट था और दूसरा आर वेक्टर था। अब मैं ए बी कह दूं थोड़ी देर के लिए, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी बराबर सी आया, तो आपको पता है कि ए बी जिस प्लेन में है सी उसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम क्या कहते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड देखें तो आप कहेंगे ए बी साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि थीटा जो है साइन थीटा 0 होता है कब कब? तो व्हेन थीटा बराबर 0 है तब, या 180 है तब, जिसको कि आप पाई कहेंगे रेडियन। ठीक, तो पाई है तब। ये दो जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वैल्यू 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट एलिमेंट अगर ये स्ट्रेट लाइन हम ले ले और इसी में हम आगे में देखें कहीं पर, इस वायर से, चलिए ये वायर यहां खत्म हो गया था, इस वायर से इतना आगे हम देखें, तो इस वायर की वजह से यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें डी बी, तो ये 0 आएगा, क्योंकि आर और आइडियल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो थीटा 0 हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार यहां भी देखेंगे नीचे तो 180 हो जाएंगे,
तो वहां भी जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वायर स्ट्रेट लाइन वायर है तो इस वायर के लाइन पर आगे या पीछे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बेसिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में पढ़ा और वहां से हम लोग पहुंच गए जो लॉ आता है जो करंट को जोड़ता है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, यहां पे आज हम लोग रुकेंगे और अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो कॉमन करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल हमें करंट का सर्कुलर लूप मिल सकता है, स्ट्रेट वायर मिल सकता है, ये जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सब है, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।